नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सरहदी झड़प पिछले हफ्ते से फिर से शुरू हो गई है। जब मई से लेके जुलाई इसी साल ये झड़प स्टार्ट हुई थी तो हमने एक प्रोग्राम किया था, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको दी थी जिसमें बताया था कि ये कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे कुछ हिंदू मंदिर जो इस सरहद पे हैं और जिनको लेके इन दोनों के बीच इख्तलाफ चल रहा था वो वायलेंट रूप लेने लगी है, कैसे दोनों देश अपने अपने मिलिट्री यानी दोनों के बीच एसिमेट्री है लेकिन उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं डिप्लोमेटिक गेन्स को करने के लिए, कैसे इसमें रीजनल और वर्ल्ड पावर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सीज़ फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने एक हिस्टोरिक वॉर जो है रुकवा दी है। लेकिन अभी दिसंबर है ही, यानी अगला साल भी नहीं आया है और फिर से दोनों देशों के दरमियान और इस बार थोड़े बड़े लेवल पे ये झड़पें शुरू हो गई है। जब तक ये झड़प सरहद तक सीमित है, यानी ये सरहदी झड़प है, तब तक तो ये फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन इस बार ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद ये एक जंग में तब्दील हो जाए। अगर ये जंग में तब्दील हो जाएगी तो ये दुनिया का नया एक हॉट स्पॉट बन जाएगा। हमने पहले भी देखा है और जो हॉट स्पॉट्स हैं वो अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया, चाहे वो पैलेस्टाइन का देख लें, चाहे वो यूक्रेन देख लें। और ऐसे सूरत हाल में एक नए मिलिट्री हॉट स्पॉट का पैदा होना फर्दर एक नया स्ट्रेस डालता है वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर में। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो नया राउंड है वो क्यों हो रहा है और इसमें दोनों पार्टीज़ यानी कंबोडिया और थाईलैंड के क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं या क्या टैक्टिकल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर से दे दें। जैसे दुनिया के तमाम देशों के साथ होता आया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉलोनियलिज़म का एक गिफ्ट है। कॉलोनियलिज़म ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। फ्रांस का कब्ज़ा था इस इलाके के ऊपर, ये जो सरहदी इलाका है कंबोडिया और थाईलैंड का, और जब फ्रांस यहाँ से निकला तो उसने अपने हिसाब से कागज़ों पे उसने एक बॉर्डर जो है वो बना दी। अब उस बॉर्डर को कंबोडिया तो तस्लीम करता है लेकिन थाईलैंड तस्लीम नहीं करता। वो कहता है कि हम इस बॉर्डर को नहीं मानेंगे, ये हमसे कंसल्ट करके नहीं बनाई गई थी। इन बॉर्डर एरियाज़ में कई ऐसे मंदिर हैं जिसमें कुछ हिंदू मंदिर भी हैं, कुछ बुद्धिस्ट विहारास भी हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं रिलेटेड। वो टूरिज़म के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ये सेटल्ड एरिया नहीं है, एक बयाबान सा है थोड़ा, उसमें जंगल वगैरह भी हैं। लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहते, यानी इमीडिएट बॉर्डर पे नहीं रहते। लेकिन जैसा होता है नेशनलिज्म में कि ज़मीन तो फिर ज़मीन है भाई, कोई भी पार्टी उसको छोड़ने को राज़ी जो है वो नहीं हो रही है। इंटरनेशनली कंबोडिया के हक़ में यूनाइटेड नेशन स्पेशली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि ये कम से कम एक मंदिर और एक विहारा के केस में उनके हक़ में फ़ैसला हुआ था। दूसरा जो मंदिर है उसको लेके थाईलैंड जाना नहीं चाहती क्योंकि उसको अब लग रहा है कि उसके वो दूसरा मंदिर भी कंबोडिया के हक़ में उसका फ़ैसला लिया जाएगा। तो डिप्लोमेटिकली वो यहाँ पे एक आप स्टैग्नेशन देख सकते हैं। लेकिन लोकल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट पिछले कई सालों से जारी थी। कंबोडिया जाहिर है कि दोनों का अगर मिलिट्री का मैच करें, इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, तो थाईलैंड बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है मिलिटरीली थाईलैंड और कंबोडिया के मिलिट्री में। तो जाहिर है कि इसमें जो कमज़ोर मुल्क होता है वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर लड़ने की कोशिश करता है और यहाँ कंबोडिया एसिमेट्रिकल वॉरफेयर लड़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि लैंड माइंस का यूज वो बहुत करता है। हालांकि उसका ये कहना है कि ये जो पुराने वॉर्स थे उसके लैंड माइन बचे हुए हैं और वो डिमाइनिंग नहीं हुई है बॉर्डर एरिया में। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये बताएंगे कि कुछ नए लैंड माइंस भी कंबोडिया लगाता है और उन लैंड माइंस में पिछले कई इनफैक्ट एक डेढ़ साल के अंदर में 7 या 8 सोल्जर्स, थाई सोल्जर्स जो हैं वो अपने हाथ पांव गंवा चुके हैं। तो उसको लेके थाईलैंड में काफ़ी गुस्सा है।
अभी तक लोकल कमांडर के लेवल पे इसको मैनेज कर लिया जाता था। चीज़ें जो हैं वो एक विद इन ए ग्रिप थी, लेकिन पिछले साल के अंत में और ख़ासकर इस साल के जुलाई महीने से ये ऐसा हो गया है कि ये सिर्फ बॉर्डर एरिया तक महदूद नहीं रह गया है। दोनों देश ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, दोनों देश आर्टिलरी का यूज़ कर रहे हैं, और अभी जो पिछले 5 दिनों से लड़ाई चल रही है उसमें बड़ी तादाद में आर्टिलरी फायर तो हुई है, एंटी मटेरियल फायर आपको देखने को मिल रही है, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूज हो रहे हैं एक दूसरे के पोजीशंस पे, और इन द केस ऑफ थाईलैंड जो है वो F-16 और बाकी लड़ाकू विमान भी यूज़ कर रहा है। कंबोडिया जैसा मैंने कहा कि कोई मिलिट्री पैरिटी दोनों के दरमियान में नहीं है, लेकिन बॉर्डर एरिया तक अगर लड़ाई महदूद रहती है तो वहाँ पे चूँकि आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स के एक सर्टेन रेंज होती है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक वो फायर कर सकती है, तो वहाँ पे एक पैरिटी देखने को मिलती है कि दोनों एक दूसरे के सिविलियन एरियाज़ पे, दोनों एक दूसरे के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे फायर कर रहे हैं, और बड़ी तादाद में लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। यानी 500,000 से ऊपर लोग विस्थापित हो चुके हैं थाईलैंड में, और तकरीबन 4 लाख के आसपास कंबोडिया में विस्थापित हो चुके हैं। और इनिशियली मोस्टली जो कैजुअलिटीज़ थी वो सैनिकों की थी दोनों तरफ से, लेकिन अब लास्ट नाइट से दोनों तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी माउंट अप हो रही हैं। अब इसमें पेंच ये है कि थाईलैंड ने ट्रंप के दबाव में आके वो सीज़ फायर तो कर लिया था। आपको याद होगा ट्रंप ने टैरिफ का बहाना देके, टैरिफ का प्रेशर देके दोनों को कहा था कि तुम सीज़ फायर करो, और दोनों ने सीज़ फायर कर लिया। हालांकि इसमें चाइना और मलेशिया का भी बहुत बड़ा रोल था। चाइना जो रीजनल पावर है और दोनों देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, और मलेशिया जो आसियान का अभी रोटेशनल जो उसकी प्रेजेंशिप है उसका हेड है, तो उसने भी ये दोनों के बीच मुआहदा करवाया था। लेकिन वो 1 महीने बाद ही जब अनदर माइन ब्लास्ट में एक थाई सैनिक के टांग जो है वो लिम्स जो है वो उड़ गए, तो उसके बाद उसने उसको सस्पेंड कर दिया था। हालांकि सस्पेंड किया था, लड़ाई वापस से शुरू नहीं हुई थी। लड़ाई अभी इस हफ्ते शुरू हो गई, जब कुछ थाई सैपर्स यानी जो मिलिट्री इंजीनियर्स होते हैं वो कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनका कहना था कि कंबोडियन सोल्जर्स ने उनके ऊपर फायर किया। अब इसको लेके फिर ये बड़ी झड़प में तब्दील हो गई, और जैसा हम अब देख रहे हैं कि 500,000 ऑलमोस्ट दोनों तरफ से लोग जो है विस्थापित हो रहे हैं। थाईलैंड चूँकि ज़्यादा मजबूत पावर है, और पता है कि डिप्लोमेटिकली उसको जो है वो थोड़ा शेकी पोजीशन पे है, तो वो इस मामले को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहता है। कंबोडिया चूँकि वीकर मिलिट्री पावर है तो वो इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि जितने दूसरे देश इसमें शामिल हो उसका हाथ ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि बायलैटरल रिलेशनशिप में उसकी मजबूती यहाँ पे नहीं दिख रही है। कुछ पॉलिटिकल मैनूवर्स भी हैं इंटरनल, जिसको लेके ये लड़ाई वापस से यानी ये झड़प शुरू हो गई है, जो जंग में तब्दील हो रही है। जो कंबोडिया के डिक्टेटर थे और जो सिनेवात्रा फैमिली है थाईलैंड में, उनके बड़े क्लोज संबंध थे। वो क्लोज संबंध होने के कारण कम से कम वो क्राइसिस मैनेज कर रहे थे। अब मामला ये है कि सिनेवात्रा फैमिली जो है वो ऑलमोस्ट डिस्क्रेडिट हो गई है थाईलैंड के पॉलिटिक्स से। वो बाहर चली गई हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको रिज़ाइन करना पड़ा है, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक कोलिशन चला रहे हैं जो बड़े शेकी ग्राउंड पे है, और उन्होंने कल रात इनफैक्ट इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया है। उसका मतलब है कि 60 दिन के अंदर में अब उसके चुनाव होने वाले हैं। अब वो शेकी ग्राउंड पे हैं और चुनाव होने वाला है। ऐसे सूरत हाल में जो रूलिंग पार्टी होती है वो नेशनलिज़म का सहारा लेती है, तो यहाँ भी वो नेशनलिज़म का सहारा ले रहे हैं, और वो आर्मी को पूरी छूट दे रहे हैं, थाई आर्मी को, कि तुमको जो करना है करो। याद रखें जब सिनेवात्रा फैमिली पावर में थी तो वो आर्मी के ऊपर उसने ग्रिप बना रखा था, और वो आर्मी का जो गंग हो एटीट्यूड था कि भाई हम तो मार देंगे, हम तो अंदर धकेल देंगे, उस पर वो कंट्रोल रखते थे कि नहीं इसको डिप्लोमेटिकली किया जाए। तो वो जो कंट्रोल था सडनली ख़त्म हो गया है। अब जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास यानी इंसेंटिव है कि वो इस लड़ाई को और आगे करें, और वो आर्मी को खुला हाथ दें, ताकि पब्लिक में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको भड़काया जा सके और वो ये चुनाव जीत जाए। दूसरी तरफ कंबोडिया में जो करंट हेड ऑफ स्टेट हैं वो पपेट हैं अपने पिताजी के, और उनके पिता इतने साल डिक्टेटर रहे हैं। तो
उसके यानी जिसको कहते हैं ना कि ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर कराने के लिए, उनके इमेज को, अपने बेटे के इमेज को बनाने के लिए कि भाई ये तो ज़बरदस्त बाहुबली है और ये तो लड़ाई कर रहा है अपने से बड़े पावर से, वहाँ भी नेशनलिस्ट भावना जो है वो भड़काई जा रही है और बड़े लेवल पे भड़काई जा रही है। एक और चीज़ ये हो रहा है कि थाईलैंड की मिलिट्री के दो मकसद थे। अव्वल तो ये कि बॉर्डर एरिया में जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें जो हाइट्स हैं उस पर कब्ज़ा करना, यानी हाइट्स जिनके पास रहेगी उसके लिए टैक्टिकल उसको अपर हैंड मिल जाता है एटलीस्ट उस सेक्टर में। तो उसकी ये कोशिश है कि वहाँ पे वो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जैसी कोई चीज़ करके अंदर घुस के उन हाई पॉइंट्स पे कब्ज़ा करें, और कंबोडिया ये होने नहीं देना चाहता है। तो जाहिर है कि वहाँ पे भी एक झड़प आपको देखने को नज़र आएगी। दूसरी ये कि थाईलैंड की मिलिट्री ये चाहती है कि वो कंबोडियन मिलिट्री को इतना डिग्रेड कर दे, इतना डिग्रेड कर दे कि आगे से वो ये बॉर्डर इलाके पे भी उसकी पैरिटी ना रहे। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि कोई पैरिटी इनकी अगर ओवरऑल पिक्चर, स्ट्रेटेजिक पिक्चर देखेंगे तो कोई पैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत है थाई आर्मी कंबोडियन आर्मी के हिसाब से, आर्म्ड फोर्सेस, सिर्फ आर्मी नहीं, और ख़ासकर एयरफोर्स में उसकी बहुत ज़्यादा बरतरी है, कोई कंपैरिजन दोनों के बीच नहीं है। लेकिन जो वो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं वहाँ पे टैक्टिकली दोनों क्लोज नज़र आते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पॉपुलेशन पे आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर और इस तरह से एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं। अभी हम पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं कि थाई मिलिट्री, उसका जो अपना गोल है कि वो इन एरियाज़ में मिलिटरीली कंबोडिया को इतना डिग्रेड कर दे कि वो अटैक ना कर सके, वो नज़र आ रहा है। एंटी मटेरियल राइफल से फायर कर रहे हैं, यानी वो जो पिल बॉक्सेस होते हैं, हार्डेंड पोजीशंस, बंकर्स, एमिनिशन डिपो, फायरिंग पोजीशंस जहाँ से आर्टिलरी फायरिंग होती है, इन सब जगहों को वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि लोकली उनका एक अपर हैंड बने। अगर आपने अभी तक ध्यान से इसको फॉलो किया होगा तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बड़े पैरेलल्स हैं भारत पाकिस्तान जैसे। ये कॉलोनियलिज़म, इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉलोनियलिज़म का जो गिफ्ट है दुनिया को, यही है कि उसने हर जगह डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक दूसरे से लड़ा के रखा हुआ है। अब देखें पैरेलल क्या देखें, दोनों देश, जैसा भारत के केस में भी हुआ, बॉर्डर को डिस्प्यूट है, बॉर्डर कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट से वहाँ पे आया है और उसको लेके डिस्प्यूट है। दोनों पार्टी जो हैं वो हाइट्स को डोमिनेट करना चाहते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का होता है। दोनों तरफ की आर्म फोर्सेस कोशिश करती हैं कि वो हाइट को डोमिनेट करे ताकि टैक्टिकल उनकी बरतरी एक दूसरे के ऊपर में रहे। एक पार्टी, भारत पाकिस्तान के केस में भी एक पार्टी इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, एक पार्टी इसको बायलैटरल रखना चाहती है, जैसे हम भारत पाकिस्तान के केस में देख रहे हैं वही कंबोडिया के और थाईलैंड के केस में हो रहा है। एक पार्टी इंटरनेशनलाइज करना चाहती है, वो इंटरनेशनल मीडिएशन चाहती है, वो खुल के बोलती है कि हमको वॉर जो है वो इंटरनेशनल मीडिएशन से रुका, और ट्रंप के बात में हाँ मिलाती है। एक पार्टी उसको डिनाई करने की कोशिश करती है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, टैरिफ को लेके सीज़ फायर होता है, लेकिन वो ये डिनाई करती है कि ट्रंप का इसमें कोई रोल है। अगेन थाईलैंड और उसके केस में आपको, हालांकि थाईलैंड मना नहीं कर सकता कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि साथ में मिलकर हाथ मिला रहे थे, लेकिन वो जो रिलेशनशिप आपको जो है वो सेम वहाँ पे नज़र आ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया हुआ है अगेन भारत पाकिस्तान के केस में। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे पैरेलल्स नज़र आएंगे। फ़र्क ये है कि यहाँ दोनों के दोनों बुद्धिस्ट कंट्री हैं और उनके दरमियान भी एक्रोमनी है। भारत पाकिस्तान में एक हमेशा से अंडरलाइंग एक रिलीजन का एंगल रहता है। तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि कंबोडिया कुछ सिग्नल्स वगैरह भेज रहा है कि हम चाहते हैं कि सीज़ फायर हो, लेकिन थाई मिलिट्री को लग रहा है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। हमारा प्राइम मिनिस्टर अपनी जान बचा रहा है, चुनाव में वो उसकी फ्यूचर, उसका इलेक्टोरल फ्यूचर चुनाव में इस चीज़ पे अटका हुआ है कि वो हमें कितना फ्री हैंड देता है कि हम क्रॉस बॉर्डर हमला कर सके। तो थाई मिलिट्री जो है वो चाहेगी कि हम इसका, ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जितना ज़्यादा डिग्रेड कर सकें कंबोडियन मिलिट्री को, कंबोडियन आर्म फोर्सेस को, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे उतना हम करें। कंबोडिया इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। उसको पता है कि लोग जब मरने लगेंगे तो वर्ल्ड का प्रेशर आएगा और फिर से सीज़ फायर हो जाएगी, तो थोड़े बहुत अपने कैजुअल्टीज़ के
को बर्दाश्त करते हुए अगर वो इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर देता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी कि जैसा मैंने कहा कि देयर इज़ नो पैरिटी, तो बायलैटरल लेवल पे वो उसको इसमें कोई सक्सेस जो है वो नज़र नहीं आता। स्टेटस को जो है वो बड़े पावर को हेल्प करती है। तो यहाँ पे थाईलैंड को लगता है कि स्टेटस को हम ब्रेक कर कंबोडिया को लगता है कि अगर हम स्टेटस को ब्रेक कर देंगे, मामले को इंटरनेशनलाइज कर देंगे तो हमारा अपर हैंड बन जाएगा। तो ये हैं मेजर कंसिडरेशन दोनों साइड के, और इसको लेके लड़ाई अभी और चल रही है। अब देखना है कि ये जो सरहदी झड़प है ये कहीं फुल फ्लेजेड जंग में तब्दील ना हो जाए। एक चीज़ याद रखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि थाईलैंड को मिलिट्री बर्तरी है, लेकिन ये ना भूलें कि जब वो अंदर घुसेगा तो फिर जो कमज़ोर पावर होता है वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के लिए जाता है, तो कंबोडिया फिर गुरिल्ला वॉरफेयर में एंटर कर जाएगा। और आपने ये टेरेन देखा है, ये जो घने जंगल होते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ भी हैं, ये टेरेन, इस टेरेन ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे वियतनाम में। सिमिलर टेरेन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कोई भी जो डिसिप्लिन्ड मिलिट्री जाएगी, मिलिट्री जैसे जैसे मजबूत हो जाती है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती जाती है, सिमेट्रिकल वॉरफेयर की कैपेबिलिटी उसकी घटती चली जाती है। यही रीज़न है कि अमेरिका के जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो इराक में भी पिटते हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी पिटते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पिटते हैं, क्योंकि बड़ी मिलिट्री हो गई है, तो वो स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री हो गई है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर न लड़ना जानती है न उससे बचना जानती है। ये मुश्किल पेश आएगी थाईलैंड के पास भी कि एयरफोर्स से तो हमले आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप अंदर घुसेंगे तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में कंबोडिया के साथ लड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, आपके लोग भी बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। तो ये कंसिडरेशन अब ये देखना है कि जो मिलिट्री, जो आर्म फोर्सेस है थाईलैंड की, वो इस कंसिडरेशन को अपने दिमाग में रखती है तो किस हद तक रखती है, अगर घुसती है तो कितना घुसती है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर घुस के तो आप किसी भी कंट्री के मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिलरी पोजीशन तो बहुत पीछे से भी हमला कर सकता है। जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है वो भी पीछे से हमला कर सकता है, जो स्टोरेजेस हैं वो भी पीछे हो सकती है। तो यानी आपको डीप पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप डीप पेनिट्रेशन करते हैं टेरिटरी में तो फिर ये डर रहता है कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो अब देखना है कि ये क्या डिसीजन थाईलैंड मिलिट्री इसमें लेती है। और कंबोडिया के लिए थोड़ी मुश्किल की स्थिति है कि वो कितना कैजुअलिटीज़ बर्दाश्त कर सकती है, और कैजुअलिटीज़ बर्दाश्त करके कितना कैजुअलिटी अपने एनिमी को दे सकती है। उनके लिए ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है डिसीजन मेकिंग का। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।